हाल ही में चाइना से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, खासकर अप्रैल 2025 से, वो ये बता रही हैं कि कोविड-19 केसेस में एक नोटिसेबल बढ़ोतरी हुई है, जिससे अपने देश में और इंटरनेशनली भी थोड़ी चिंता बिराज गई है। ये जो केसेस बढ़े हैं, ये कोई सीधी साधी एक ही बात नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो कुछ खास वायरल स्ट्रेन्स और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग असर की वजह से हो रही है। जो मेन वेरिएंट्स इस बढ़ोतरी के पीछे पहचाने गए हैं वो हैं KP.2 और JN. 1.8, थियोनो ओमिक्रॉन फैमिली के ही हैं और ये अपनी तेजी से फैलने की कैपेसिटी के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो पूरे देश की ओवरऑल पिक्चर अभी धीरे धीरे साफ हो रही है, लेकिन कुछ प्रोविंसेस से मिले डेटा ने हेल्थ केयर सिस्टम्स पर काफी प्रेशर दिखाया है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पैंडेमिक की पिछली लहरों और उनकी मुश्किलों की अनचाही यादें ताजा कर देती है। मेडिकल फैसिलिटीज पर जो स्ट्रेन पड़ता है वो किसी भी आउटब्रेक की सीरियसनेस का एक मेन इंडिकेटर होता है। चाइना के कुछ अफेक्टेड प्रोविंसेस में रिपोर्ट्स ने यह बताया है कि इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU में भर्ती होने वालों की ऑक्यूपेंसी रेट्स बढ़ी हैं। कुछ खास एरियाज में तो ये 40% तक पहुंच गई है। ICU का इतना यूज होना ये दिखाता है कि काफी सारे सेवियर केसेस हैं जिन्हें एडवांस मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ रही है। ऐसे फिगर्स से हॉस्पिटल कैपेसिटी पर कड़ी नजर रखने और जरूरत पड़ने पर रिसोर्सेज को रिएलोकेट करने यानी फिर से बांटने की जरूरत सामने आती है। चाइनीज अथॉरिटीज इसमें कोई शक नहीं वायरस के साथ अपने पुराने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं इस नई लहर को मैनेज करने के लिए। लेकिन ये सिचुएशन वायरस की उस परसिस्टेंट एबिलिटी को दिखाती है कि वो अच्छी खासी तैयारी वाले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी चैलेंज कर सकता है। इंटरनेशनल चिंता की एक और बात यह है कि NB1 8.1 वेरिएंट जो चाइना में इस बड़ी लहर से जुड़ा हुआ है वो यूनाइटेड स्टेट्स समेत दूसरे देशों में भी डिटेक्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि हमारी दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है और कितनी आसानी से नए वेरिएंट्स बॉर्डर्स पार कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स में इस वेरिएंट का मिलना एक रिमाइंडर है कि वायरस का फैलना एक ग्लोबल फिनोमिनन है जिसके लिए कोऑर्डिनेटेड सर्वेलेंस और रिस्पांस एफर्ट्स यानी मिलकर निगरानी और कीथेम उठाने की जरूरत है। चाइना में इन वेरिएंट्स का पैटर्न समझने से दूसरे देशों को वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकती हैं जब वो अपनी पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं और अपनी लोकल सिचुएशंस को मॉनिटर करते हैं। चाइना जिसने दुनिया के कुछ सबसे स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट मेजर्स यानी रोकथाम के उपाय लागू किए थे, वहां कोविड-19 चैलेंजेस का फिर से उभरना वायरस के टीनेशियस नेचर यानी उसके अड़ियलपन को दिखाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि काफी कोशिशों के बाद भी वायरस को पूरी तरह से खत्म करना एक इलूसिव गोल यानी बहुत मुश्किल लक्ष्य बना हुआ है। इसके बजाय फोकस अब आउटब्रेक्स को मैनेज करने, वैक्सीनेशन और समय पर ट्रीटमेंट से सीवियर इलनेस को कम करने और बीट हेलते हुए वायरल लैंडस्केप के हिसाब से पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेज को कंटिन्यूअसली अडेप्ट करने पर है। चाइना के करंट एक्सपीरियंस से जो सबक मिलेंगे वो आगे चलकर ग्लोबल स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए क्रूशल होंगे, खासकर ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट्स के बिहेवियर को समझने में। सिंगापुर जो अपने मजबूत पब्लिक हेल्थ सिस्टम और एकदम पक्के डेटा ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है, वहां भी कोविड-19 इन्फेक्शंस में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हिसाब से 5 मई से 11 मई 2025 के बीच चौंकाने वाले 25,900 नए केसेस सामने आए। यह आंकड़ा पिछले हफ्ते के 13,700 केसेस के मुकाबले लगभग 90% ज्यादा है। इतने कम समय में इतनी तेजी से बढ़ोतरी होना जाहिर है पब्लिक हेल्थ अलर्ट्स बढ़ाता है और जो मौजूदा बचाव के तरीके हैं उन्हें फिर से देखने की जरूरत पैदा करता है। इस सर्ज की तेजी यह दिखाती है कि जो वेरिएंट्स फैल रहे हैं वे कितनी आसानी से फैलते हैं। इसलिए अथॉरिटीज और पब्लिक थियोनों को सावधान रहने की जरूरत है। सिंगापुर में केस नंबर्स में इस बढ़ोतरी का असर जैसा कि उम्मीद थी वहां के हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर दबाव बढ़ा रहा है। कोविड-19 की वजह से डेली हॉस्पिटल एडमिशंस में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। वैसे तो सिंगापुर का हेल्थ केयर सिस्टम पूरे पैंडेमिक में काफी मजबूत रहा है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशंस में लगातार बढ़ोतरी को ध्यान से मैनेज करना होगा ताकि रिसोर्सेज काफी रहें और सभी पेशेंट्स का, सिर्फ कोविड-19 वालों का ही नहीं, इलाज ठीक से हो सके, उसमें कोई कमी ना आए। अथॉरिटीज इस ट्रेंड को करीब से मॉनिटर कर रही हैं और शायद ट्रांसमिशन को रोकने और कमजोर लोगों को बचाने के लिए कीथेम उठाने पर विचार कर रही है। ये बात दोहराते हुए कि वायरस अभी भी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक असली खतरा है। इसी तरह हांगकांग में भी
कोविड-19 एक्टिविटी में काफी बढ़ोतरी की जा रही है। हॉस्पिटल्स बता रहे हैं कि फ्लू जैसे सिम्टम्स वाले पेशेंट्स के एडमिशंस गुने हो गए हैं, जो बाद में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हेल्थ ऑफिशियल्स ने मौजूद कोविड-19 एक्टिविटी के लेवल को काफी ज्यादा बताया है और रेस्पिरेटरी सैंपल्स में पॉजिटिविटी रेट पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा हो गया है। इससे पता चलता है कि कम्युनिटी में यह बीमारी बड़े पैमाने पर फैल रही है और आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही है। सीवियर केसेस में बढ़ोतरी खास तौर पर चिंता की बात है, जिसके लिए हेल्थ केयर सिस्टम में कड़ी निगरानी और तैयारी की जरूरत है ताकि क्रिटिकल पेशेंट्स को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। हांगकांग से इस ट्रेंड को सपोर्ट करने वाला और सबूत यह है कि सीवेज सर्वेलेंस में वायरल लोड बढ़ा हुआ पाया गया है, जो कम्युनिटी में फैलाव का एक अहम शुरुआती इंडिकेटर होता है। कोविड-19 से जुड़े मेडिकल कंसल्टेशंस और उसके बाद हॉस्पिटल एडमिशंस में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। 3 मई 2025 को खत्म हुए हफ्ते में हांगकांग में 31 सीवियर कोविड-19 केसेस दर्ज किए गए, जो पिछले 12 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। CBS न्यूज की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इमरजेंसी रूम्स और हॉस्पिटल एडमिशंस हाल ही में अपने सबसे बुरे लेवल्स पर हैं, जिससे पता चलता है कि हेल्थ केयर सिस्टम पर काफी दबाव है। सिंगापुर और हांगकांग दोनों जगहों की यह सिचुएशन एक जरूरी याद दिलाती है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लगातार पीठ ठिलाव और सावधानी बरतने की जरूरत है। सेक्शन 9, एक नया चैप्टर, आखिरी पन्ना नहीं, कोविड-19 के साथ एक एंडेमिक सच्चाई की तरह जीना। एशिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के केसेस का जो हाल ही में रिसर्जेंस हुआ है, KP2 और JN 1.8 जैसे नए वेरिएंट्स की वजह से वो एक जोरदार रिमाइंडर है कि वायरस गायब नहीं हुआ है, लेकिन ये SARS-CoV-2 के साथ हमारे रिश्ते में एक इम्पोर्टेंट बदलाव को भी हाईलाइट करता है। कई एक्सपर्ट्स अब ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कोविड-19 एक पैंडेमिक फेज से एंडेमिक फेज में बिथेल रहा है। इसका मतलब है कि वायरस शायद आगे भी इंसानी आबादी में घूमता रहेगा और समय समय पर आउटब्रेक्स लाएगा, जैसे इन्फ्लुएंजा या दूसरी आम सांस की बीमारियां लाती हैं। इस बदलाव को समझना हमारे आगे के रिस्पॉन्स को तय करने के लिए बहुत जरूरी है। एक एंडेमिक वायरस के साथ जीने का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं या जो खतरे हैं, खासकर वल्नरेबल लोगों के लिए, उन्हें नजरअंदाज करती इन्फेक्शन और गंभीर नतीजों का खतरा। हालांकि वैक्सीन्स और पहले की इम्यूनिटी से काफी कम हो गया है, फिर भी मौजूद है, लेकिन हमारा अप्रोच अब काफी बीठेल गया है। अब हम किसी अनजान दुश्मन का सामना नहीं कर रहे हैं जिसके खिलाफ हमारे पास लिमिटेड बचाव हो। हमारे पास अब ढेर सारा साइंटिफिक ज्ञान, असरतीर वैक्सीन्स, एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स और सर्वेलेंस और रिस्पॉन्स के लिए पक्की पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज हैं। अब फोकस क्राइसिस मैनेजमेंट से हटकर सस्टेन्ड मैनेजमेंट और एडेप्टेशन पर आ गया है। इस एंडेमिक फेज से निपटने का तरीका ये नहीं है कि हम डर जाएं या पैंडेमिक के शुरुआती दिनों वाली घबराहट में वापस चले जाएं, बल्कि हमें जागरूकता और तैयारी का कल्चर बनाना है। इसमें शामिल है क्रेडिबल सोर्सेज से इन्फॉर्म्ड रहना, अपने इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स को समझना और अपनी रूटीन के हिस्से के तौर पर सही बचाव के तरीके अपनाना। इसका मतलब है ये मानना कि लोकलाइज्ड सर्जेस हो सकते हैं, गैप 2S, और हेल्थ केयर सिस्टम्स को इतना एजाइल होना चाहिए कि वो बिना किसी बड़े सोसाइटल डिसरप्शन के रिस्पॉन्ड कर सकें। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में मजबूत पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस न्यू नॉर्मल की नींव है। आखिर में कोविड-19 के साथ ये सफर अभी जारी है। वायरस म्यूटेट करना जारी रखेगा और नई मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन इंसानियत ने भी सीखा है, खुद को ढाला है और हिम्मत बढ़ाई है। वो डर जिसने कभी देशों को रोक दिया था, अब धीरे धीरे एक सोची समझी सावधानी और वायरस के साथ मिलकर रहने की कमिटमेंट में बीठल रहा है, ताकि हमारी जिंदगियों और रोजी रोटी पर इसका असर कम से कम। जोर इस बात पर होना चाहिए कि हम इस जागरूकता को बढ़ाएं, अपने हेल्थ सिस्टम्स को मजबूत करें, रिसर्च को बढ़ावा दें और बचाव के तरीकों और ट्रीटमेंट्स तक सबकी बराबर पहुंच पक्की करें, न कि डर को अपने कामों पर हावी होने दें या हमारी तरक्की को रोकने दें।